ओके तो जनाब नेक्स्ट टाइम से क्यों दिया हुआ था कि जो एपिथेलियम होता है जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है वो एल्वुलाई के अंदर आपका स्क्वामस एपिथेलियम होता है। स्क्वामस एपिथेलियम एक ऐसा एपिथेलियम है जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है और आपकी एल्वुलाई के अंदर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही होता है। जो आपकी ब्रीदिंग का जो 70% काम होता है ना, उसने क्या करना है, उसने जो लंग की इलास्टिक रिकॉइल है उसको ओवरकम करना है। लंग की इलास्टिक रिकॉइल को ओवरकम करना ही बेसिकली 70% वर्क ऑफ ब्रीदिंग यही होता है कि आपने लंग की इलास्टिक रिकॉइल को ओवरकम करना है। इंस्पिरेशन के दौरान आपकी ज़्यादा एयर एल्वुलाई के अंदर जाती है जो कि बेस के ऊपर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एबिक्स, बिकॉज क्योंकि जो बेस ऑफ द लंग होती है उसका ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। बेस ऑफ द लंग के ऊपर ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादा एयर आपकी बेस ऑफ द लंग के अंदर ज़्यादा जाती है इंस्पिरेशन के दौरान। अब जो ज़्यादा ऑक्सीजन होती है वो आपकी एपिक्स पे क्यों जाती है एज़ कम्पेयर टू द बेस, क्योंकि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज़्यादा हो जाने की वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है एल्वुलाई के अंदर जो कि एपिक्स पे होंगे एज़ कम्पेयर टू द बेस। लेकिन इंस्पिरेशन के दौरान जो एयर होती है गोज़ टू एल्वुलाई इन बेस देन टू एपिक्स। ठीक है, बेस के अंदर जो है वो इंस्पिरेशन पे एयर ज़्यादा जाती है और जो ऑक्सीजन होती है वो एपिक्स के ऊपर ज़्यादा जाती है एज़ कम्पेयर टू द बेस, क्योंकि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज़्यादा होती है। मायोग्लोबिन का फंक्शन सेम होता है एज हीमोग्लोबिन। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो करेक्ट नहीं थे, तो हम डिफरेंस पढ़ते हैं कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली जो मायोग्लोबिन होती है और जो हीमोग्लोबिन होती है ये दोनों आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, दोनों वाटर सॉल्युबल होती हैं और दोनों के लिए जो बाइंड करती हैं दोनों ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती हैं। लाइगेंड दोनों का ऑक्सीजन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं और वाटर सॉल्युबल होती हैं। हीमोग्लोबिन हीम से ब्लड के अंदर है, मायोग्लोबिन मसल से मसल के अंदर होती है। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है और मायोग्लोबिन स्टोरेज प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन ओलिगोमर है, मायोग्लोबिन आपका मोनोमर होता है। हीमोग्लोबिन का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है, मायोग्लोबिन का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी लोअर होती है लेकिन मायोग्लोबिन की कंपैरेटिवली हायर एफिनिटी होती है। हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करती है और जो मायोग्लोबिन होती है वो एक हीम ग्रुप के साथ बाइंड करती है। हीमोग्लोबिन के 4 सब यूनिट होते हैं, मायोग्लोबिन का एक सब यूनिट होता है। क्या चीज़ होती है जो कि थ्रोम्बस की फॉर्मेशन कराती है, तो जो एंडोथेलियल इंजरी होती है वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन कराती है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन के अंदर आपका विर्चुअल स्ट्राइड आता है। विर्चुअल स्ट्राइड आपका थ्रोम्बोसिस को शो करता है जिसमें 3 चीज़ें आती हैं इस स्ट्राइड में। एक होता है कि ब्लड फ्लो की स्टेसिस हो जाती है, दूसरा ये कि आपको हाइपर कोगुलेबिलिटी डेवलप हो जाएगी, तीसरे में आपको एंडोथेलियल इंजरी हो जाती है। तो जो विर्चुअल स्ट्राइड होता है इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक स्टेसिस ऑफ ब्लड हो जाती है, हाइपर कोगुलेबिलिटी होती है और एंडोथेलियल इंजरी हो जाती है। स्टेसिस ऑफ ब्लड होगी, हाइपर कोगुलेबिलिटी होगी और एंडोथेलियल इंजरी होगी। तो जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है वो एंडोथेलियल इंजरी की वजह से डेवलप होती है। अब एक पेशेंट है उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म था, तो मोस्ट कॉमन सोर्स क्या होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का? फेमरल वेन मोस्ट कॉमन सोर्स है पल्मोनरी एम्बोलाई की। फेमरल वेन सबसे ज़्यादा जो कॉमन सोर्स है पल्मोनरी एम्बोलाई का वो फेमरल वेन है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ऐसा बैक्टीरिया जो कि फ्लोरेसेंट पार्टिकल्स है जिसके, और वो डिसइंफेक्टेंट से भी रेजिस्टेंट होता है और यूजुअली फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक से भी। एंटीबायोटिक से भी रेजिस्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट से भी रेजिस्टेंट होता है और आपको फ्लोरेसेंट पार्टिकल्स नजर आते हैं तो ये होता है सूडोमोनास एरिजिनोसा। सूडोमोनास एरिजिनोसा के फ्लोरेसेंट पार्टिकल्स होते हैं, डिसइंफेक्टेंट से रेजिस्टेंट होता है और एंटीबायोटिक से भी रेजिस्टेंट होता है। जो मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है वो सिलिकोसिस है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉमन ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है वो सिलिकोसिस है। टाइप 2 निमोसाइट्स की डेफिशिएंसी से इन्फेंट्स के अंदर एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। जब टाइप 2 निमोसाइट्स की डेफिशिएंसी होती है तो सर्फेक्टेंट नहीं बनता है और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। सीरम कैल्शियम आपका पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स के अंदर ज़्यादा हो जाता है और ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हाइपरकैल्सीमिया होता है वो मेटास्टेटिक डिजीज़ के अंदर पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड की वजह से डेवलप हो जाता है और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के साथ हाइपरकैल्सीमिया एसोसिएटेड होता है। जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग होता है ना उसकी वजह से आपको ACTH ज़्यादा रिलीज होता है तो आपको कशिंग सिंड्रोम हो जाता है। SIADH ज़्यादा होता है, लैम्बार्डिन सिंड्रोम हो सकता है और उसकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है। लेकिन जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है इसकी वजह से आपको हाइपर कैल्सीमिया होता है, ये स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड होता है और साथ इसमें आपको कैरेटिन पर्ल्स नजर आते हैं और इंट्रासेलुलर ब्रिजेस नजर आते हैं। इंट्रासेलुलर ब्रिजेस नजर आते हैं, हाइपरकैल्सीमिया होगा और साथ स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड होता है। अब उसके बाद एक MCQ दिया हुआ है कि एक 11 मंथ का इन्फेंट था, उसको अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की भी इन्फेक्शन रह रही है, उसको लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की भी इन्फेक्शन रह रही हैं।
जब से उसकी बर्थ हुई है ना तब से उसको अपर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस रह रही हैं। साथ उसको नीमोसिस्टिस जेरोविकाई और सुडोमोनास एरिजिनोसा ने भी इन्फेक्ट किया हुआ है। उसको ऑरोफिरिंजियल कैंडिडियासिस भी है। साइटोमेगालोवायरस का न्यूमोनाइटिस भी हुआ है। थाइमस उसका हाइपोप्लास्टिक है। उसके टी सेल्स जो है वो डिक्रीज हुए हैं और लिम्फ नोड भी उसके पूरी बॉडी के अंदर छोटे हैं और जर्मिनल सेंटर भी एब्सेंट है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के ऊपर लिम्फ नोड्स में। जो मैकेनिज्म होगा मोस्ट लाइकली वो क्या होगा, एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी होगी। एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी के अंदर ये सब सिम्टम्स आते हैं। अब एक 80 ईयर ओल्ड मेल है, बेड रिडन था 1 साल से। अब उसको बुखार डेवलप हो गया और साथ उसको येलो कलर का स्पूटम आ रहा है और उसके लंग्स के अंदर भी पस हुई हुई है। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, स्टैफ ऑरियस इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जो येलो कलर स्पूटम होता है वो स्टैफ ऑरियस की वजह से आता है। अगर ब्राउन रस्टी स्पूटम होगा तो वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से होगा। क्लेप्शेलिया की वजह से ही अल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर कुरान जली जो है स्पूटम हो जाता है। 20 सेल्स हमें लिम्फ नोड के फॉलिकल्स के अंदर नजर आते हैं। 20 सेल्स हमें लिम्फ नोड के फॉलिकल्स के अंदर नजर आते हैं। स्प्लीनेक्टमी के बाद जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन करता है दैट इज़ नीमोकोकस। स्प्लीनेक्टमी के बाद जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो नीमोकोकस है वो इन्फेक्ट करता है, नीमोकोकस इन्फेक्शन करता है। तो वैसे तो सभी करते हैं लेकिन नीमोकोकस सबसे ज़्यादा, सेकंड पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड थर्ड पे नेज़रिया मेनिंजाइटिस। तो सबसे ज़्यादा जो नीमोकोकस है वो स्प्लीनेक्टमी के बाद इन्फेक्शंस करता है। और 20 सेल्स हमें लिम्फॉइड फॉलिकल्स के अंदर लिम्फ नोड के फॉलिकल्स के अंदर नजर आते हैं। और जो येलो कलर का अगर स्पूटम होगा तो वो स्टैफ ऑरियस की वजह से होगा। अब एक 32 ईयर ओल्ड मैन था, उसको आंखें उसकी रेड हो गई हैं, साथ आंखों में डिस्चार्ज भी हो रहा है। इसका मतलब है उसको कंजक्टिवाइटिस है। साथ उसको यूरिनेशन के साथ पेन हो रहा है, स्टिफनेस है और पेन हो रहा है नी के अंदर और एंकल जॉइंट के अंदर। मतलब जॉइंट का भी प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस भी है, यूरिनेशन में यूरिथ्राइटिस भी हुआ हुआ है और साथ कंजक्टिवाइटिस भी हुआ हुआ है। उसने कहा कि उसको सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हुई थी 5 हफ्ते पहले और अब वो नाउ अदरवाइज वो हेल्दी है। फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर आपको क्या नज़र आया कि उसको कंजक्टिवाइटिस है, साथ उसको ओलिगो आर्थराइटिस है और साथ उसको डिस्चार्ज हो रहा है उसकी यूरिथ्रल मेटस से, मतलब कि यूरिथ्राइटिस भी है। तो डायग्नोसिस होगी राइटर सिंड्रोम। राइटर सिंड्रोम में यूरिथ्राइटिस होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, साथ आर्थराइटिस होगा। अब एक 4 साल का बच्चा है जिसको फेलियर टू थ्राइव है, उसको बार बार साइनोसाइटिस हो जाता है, मिडल ईयर की इन्फेक्शन हो जाती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रही हैं, डायरिया भी क्रॉनिक डायरिया रहता है, फैमिली हिस्ट्री भी आ रही है इस तरह की कंप्लेंट्स की। तो रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हम क्लोराइड स्वेट टेस्ट कराते हैं। अगर एक बच्चा हो जिसको फेलियर टू थ्राइव हो, उसको डायरिया रहता हो, उसको बार बार साइनोसाइटिस हो रहा हो, मिडल ईयर की इन्फेक्शन हो रही हो, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रही हो, डायरिया की हिस्ट्री हो और फैमिली के अंदर भी इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हो, तो उसको हो सकता है कि उसको जो है वो उसका फिर क्लोराइड स्वेट टेस्ट करवाओगे। हो सकता है कि उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, तो इसलिए हम उसका क्लोराइड स्वेट टेस्ट करवाएंगे। अब एक 5 साल का बच्चा है, उसको बार बार उसके सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं, क्लेप्शेलिया निमोनिया भी उसका आइसोलेट किया है और उसको इम्यूनोडेफिशिएंसी की स्टेट है उसकी। तो इसमें क्या होगा, उसको क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ होगी। क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ के अंदर उसको बार बार उसकी सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो रही है, साथ उसको क्लेप्शेलिया निमोनिया भी हुआ है। अब एक मिडिल एज फीमेल थी, उसको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन रहती है और उसकी लॉन्ग हिस्ट्री है डायरिया की भी। जब आपने स्टूल की एग्जामिनेशन कराई तो आपको जार्डिया लैम्ब्लिया की सिस्ट नजर आई। जब आपने पेरिफेरल स्मेयर कराया तो उसके टी सेल्स तो नॉर्मल थे लेकिन जो बी सेल्स थे वो कम हुए हुए थे और जो सीरम IgA है वो 73 था, IgG 300 थी, IgM 67 थी। लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी कि उसकी कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी है। अब जो कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है इसमें जो आपकी एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, उनके लेवल कम हो जाते हैं, तो इसको कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी डेवलप हो गई है। इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन जिसको हम टॉक्साइड वैक्सीन के तौर पे यूज़ करते हैं दैट इज़ टेटनस। ठीक है, टेटनस का जो टॉक्सिन होता है उसको हम टॉक्साइड वैक्सीन के तौर पे यूज़ करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन से हमें पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी मिलती है। मेन रीज़न क्या है स्क्रीनिंग की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो इन्फेक्शंस होती हैं उसको हम डिक्रीज़ कर सकें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो इन्फेक्शंस होती हैं उसको कम करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ब्लड को स्क्रीन करते हैं, टेस्ट करते हैं ट्रांसफ्यूजन से पहले। अगर तो आयरन डेपोजिशन हो रही है और साथ अगर आपका ऑर्गन डैमेज कर रही है, ऑर्गन डिसफंक्शन कर रही है, तो उसको हीमोक्रोमाटोसिस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबली मे नॉट बी अ कॉज ऑफ हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न इज ब्लड ग्रुप। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न की कॉज नहीं हो सकता, जो कि MNS ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा और सेकंड पे डफी ब्लड ग्रुप आपका हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। अब एक 5 साल का बच्चा था, मेल बच्चा है, उसको एपिस्टेक्सिस हो रही है, नोज ब्लीड हो रही है, उसकी गम ब्लीडिंग हो रही है, साथ उसको ब्लीडिंग उसका टाइम उसका इंक्रीज़ हो गया है 20 मिनट से भी ज़्यादा और उसका APTT भी ज़्यादा है। अगर आपका ब्लीडिंग टाइम और APTT दोनों ज़्यादा हो तो आपको वॉन विली ब्रांड डिजीज़ होती है।
यहाँ पे ये बताया हुआ भी है कि जो अगर APTT ज़्यादा होगा सिर्फ तो हीमोफीलिया होगा, जो कि इंट्रिंसिक पाथवे को शो करता है। अगर तो हमारे पास APTT और ब्लीडिंग टाइम दोनों रेस्ड हैं तो वॉन विलिब्रांड डिजीज़ होती है, ये भी इंट्रिंसिक पाथवे को शो करती है, क्योंकि जो APTT होता है वो इंट्रिंसिक पाथवे के साथ लिंक्ड होता है। अगर तो APTT, ब्लीडिंग टाइम, PT सब रेज्ड है तो DIC होगी, डिसेमिनेटेड इंटरवास्कुलर कोगुलेशन। और अगर सिर्फ और सिर्फ ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है तो ITP होता है, जिसमें लो प्लेटलेट काउंट होगा, या फिर प्लेटलेट डिसफंक्शन हो सकता है, प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट हो सकता है, जिसमें प्लेटलेट काउंट तो नॉर्मल होता है लेकिन प्लेटलेट काम नहीं कर रहे होते हैं। ब्लीडिंग टाइम अगर आपका ज़्यादा हो गया है सिर्फ, तो या तो ITP होगा या फिर आपका प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट होगा। प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट के अंदर प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होता है लेकिन ITP के अंदर प्लेटलेट काउंट कम होता है, और साथ आपका ब्लीडिंग टाइम रेज हुआ होगा। जो क्रॉनिक इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होती है, इसमें क्या होगा, क्रॉनिक इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस की वजह से अगर आपको बहुत अरसे तक आपके वेसल्स के अंदर ब्लड की या हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती रहेगी तो आपको हीमोसिड्रिन यूरिया हो जाता है। ठीक है, हीमोसिड्रिन यूरिया हो जाता है क्रॉनिक इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस की वजह से। अगर तो एक्यूट इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होगी तो आपके हेप्टोग्लोबिन्स के लेवल कम हो जाते हैं और आपको रेटिकुलोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर एक्यूट इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होती है जिसमें आपकी हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है तो आपके हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है और रेटिकुलोसाइटोसिस हो जाती है। लेकिन क्रॉनिक इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस के अंदर हीमोसिड्रिन यूरिया होता है और हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है। ठीक है, पहले आपके हीमोसिड्रिन आपकी यूरिन के अंदर आना स्टार्ट होगी और उसके बाद आपकी हीमोग्लोबिन यूरिन के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। अब एक प्रेग्नेंट फीमेल थी, उसका हीमोग्लोबिन जो है वो 9.8 है, MCV 58 है, MCH 15 है, सीरम फेरेटिन उसका नॉर्मल है 150 है। तो प्रोबेबल कॉज क्या होगी, थैलेसीमिक ट्रेट। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी हो या एक नॉर्मल लेडी हो जिसमें अगर MCV कम हो लेकिन सीरम फेरेटिन अगर नॉर्मल होगा तो थैलेसीमिक ट्रेट होगा। अगर सीरम फेरेटिन डिक्रीज हुआ है तो फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। पेशेंट अगर IV एंटीकोगुलेंट्स ले रहा है तो उसको मॉनिटर हम करते हैं APTT से, क्योंकि जो IV एंटीकोगुलेंट होती है वो हेपरिन नहीं होती है। वार्फिन को हम ऑरली लेते हैं, तो IV एंटीकोगुलेंट्स में हम APTT करते हैं। हेपरिन को मॉनिटर करने के लिए हम APTT को देखते हैं, और वार्फिन को मॉनिटर करने के लिए हम INR या फिर PT को मॉनिटर करते हैं। अब एक यंग बॉय है, उसको नेक के अंदर मैस फील हो रहा है और बायोप्सी जब आपने कराई तो आपको एटिपिकल मोनोन्यूक्लियसिस नज़र आ रही है और बायलोब्ड न्यूक्लियस है और इयोसिनोफिलिया है, CD15 और 30 पॉजिटिव है, तो ये हॉजकिन लिम्फोमा होगा। रीड स्टनबर्ग सेल्स आपके एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो हमें हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर मिलते हैं। ये बायलोब्ड सेल्स होते हैं, इनमें बायलोब्ड न्यूक्लियस आपको नज़र आता है और ये CD15 और CD30 पॉजिटिव होते हैं। सिस्टेमिक एमिलाइडोसिस मल्टीपल माइलोमा के साथ एसोसिएटेड होती है। सिस्टेमिक एमिलाइडोसिस मल्टीपल माइलोमा के साथ एसोसिएटेड होती है। जो मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम है टेम्पोरल आर्थराइटिस का, इसमें जॉ क्लॉडिकेशन हो जाती है। सब कुछ होता है टेम्पोरल आर्थराइटिस के अंदर, लेकिन ये हीट के एक्सपोजर पे वर्स नहीं होता है। टेम्पोरल आर्थराइटिस हीट के एक्सपोजर पे वर्स नहीं होता है। अब एक 65 ईयर ओल्ड वमेन होगी, एल्डरली वमेन के अंदर टेम्पोरल आर्थराइटिस होगा जिसको शदीद सर में दर्द हो रहा है, साथ उसको एक साइड पे एक आंख में विजुअल इंपेयरमेंट भी हो रही है राइट आई में, और जब वो कुछ चबाती है तो उसको पेन होता है और उसके प्रॉक्सिमल मसल मॉर्निंग स्टिफनेस भी है, प्रॉक्सिमल मसल्स की मॉर्निंग स्टिफनेस भी है। फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर उसकी विजुअल एक्यूटी डिक्रीज हो गई है राइट आई के अंदर, स्कैल्प के ऊपर टेंडरनेस है और राइट टेम्पोरल के ऊपर उसकी पल्सेस जो है वो एब्सेंट हो गई हैं। लेबॉर्टरी इन्वेस्टिगेशन कराई तो उसका ESR रेज था और उसको आपने इमीडिएटली एडमिट किया, आपने सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स दिए, तो डायग्नोसिस होगी जॉइंट सेल आर्थराइटिस या फिर टेम्पोरल आर्थराइटिस। कपोसी सार्कोमा ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 की वजह से होता है। स्लीप के दौरान आपका ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज कर जाता है एज कम्पेयर टू वेक टाइम। अवेक टाइम से ज़्यादा स्लीप में आपके ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनता है। ठीक है, ड्यूरिंग स्लीप जो होता है ना वो ग्रोथ हार्मोन राइज कर जाता है और जब आप सुबह उठते हो तो कॉर्टिसोल के लेवल ज़्यादा होते हैं और डार्क में मेलाटोनिन ज़्यादा हो जाता है। डार्कनेस में मेलाटोनिन ज़्यादा होता है, जब आप सुबह उठते हो तो कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है और ड्यूरिंग स्लीप ग्रोथ हार्मोन राइज कर जाता है। अब एक पेशेंट को अगर फ्रंट ऑफ द नेक के ऊपर एक मैस मिल रहा है जो कि फिर्म है, टेंडर है, साथ उसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड नेक कराएंगे। अल्ट्रासाउंड नेक कराएंगे अगर तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो, फिर्म और टेंडर मैस हो फ्रंट ऑफ द नेक के ऊपर, तो सबसे पहले आपने अल्ट्रासाउंड नेक कराने ताकि आप ये डिफरेंशिएट कर लो कि सॉलिड मैस है या सिस्टिक मैस है। अर्लीस्ट चेंज हमें रेटिना के अंदर नजर आता है डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले पेशेंट्स के अंदर, जो रेटिना की ब्लड वेसल्स होती हैं, रेटिना की जो आर्टरीज होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जिसमें गोबलेट सेल्स होते हैं, साथ सब म्यूकोजल लिम्फॉइड टिश्यू होगा। ठीक है, सब म्यूकोजल लिम्फॉइड टिश्यू जिसे हम पेयर्स पैचेस भी कहते हैं, और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जिसमें गोबलेट सेल्स भी हैं, ये आपका इलियम में होता है। लिम्फॉइड ऑर्गन साथ जिनका एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियम होगा और उनके सब म्यूकोजल फोल्ड्स भी होते हैं, वो अपेंडिक्स के अंदर होते हैं। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन है जिसके अंदर आपका एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियम है, साथ सब म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं अपेंडिक्स के अंदर, और इलियम के अंदर आपको सब म्यूकोजल लिम्फॉइड टिश्यू मिलता है। कॉलमनर एपिथेलियम होता है जो कि सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होगा, साथ गोबलेट सेल्स होंगे। जब आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हो तो अर्लीस्ट चेंज जो हमें हिस्टोलॉजी के ऊपर नजर आता है वो स्टीएटोसिस नजर आती है।
प्री मेलिग्नेंट लीजन जो बाद में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा करा सकता है वो एक्टिनिक केराटोसिस होता है। एंडोजीनस ब्लैक पिगमेंट मेलानिन होता है। ऑन्को वायरस या मेलिग्नेंसी एसोसिएटेड वायरस आपका ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस होता है, ठीक है। HTLV जो होता है वो आपका ऑन्को वायरस या फिर मेलिग्नेंसी एसोसिएटेड वायरस होता है। फ्री रेडिकल्स जो कि रेडिएशन से बनते हैं वो आपके DNA को डैमेज करते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशंस फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करती हैं और फिर वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो DNA को डैमेज कर देते हैं। अगर तो कैल्शियम चैनल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी, दैट इज लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। G6PD डेफिशिएंसी के अंदर हिमोलिसिस हो जाती है ड्रग इनटेक लेने के बाद। फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, क्योंकि जो सेकंड हार्ट साउंड होती है वो शार्पर होती है, उसकी पिच ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है लेकिन शॉर्ट होती है। सेकंड हार्ट साउंड शार्प होती है, हाई पिच होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन शॉर्टर होती है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट हार्ट साउंड। अब एक ग्रेविड फीमेल थी, आपने उसकी कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग कराई, उसमें आपको ट्राइसोमी 21 आई है, तो लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी, बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। अगर एक पेशेंट का डैमेज माइट्रल वाल्व है और उसको एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो गया तो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस डैमेज्ड हार्ट वाल्व्स की वजह से एंडोकार्डाइटिस कराता है। अब नेक्स्ट टाइम से क्यों दिया हुआ एक पेशेंट है, उसकी आपने ECG कराई है तो ECG उसकी नॉर्मल आई है, कार्डियक एग्जाम्स भी नॉर्मल आए हैं, एक्सरे आपने कराया तो एक्सरे के ऊपर उसकी लंग फील्ड भी क्लियर आई है, लेकिन सीटी स्कैन के ऊपर आपको 0.5 सेंटीमीटर की कैल्सिफिकेशन नज़र आ रही है। तो शायद ये क्या होगी कंडीशन, इसे हम कहते हैं एट्रियल मैक्सोमा, जो कि लेफ्ट एट्रियम से राइज करता है। तो जो आपका एट्रियल मैक्सोमा होगा वो लेफ्ट एट्रियम से राइज करेगा, जिसमें आपका ECG भी नॉर्मल आती है, आपका एक्सरे भी नॉर्मल आता है और आपके कार्डियक एंजाइम्स भी नॉर्मल आते हैं, लेकिन सीटी स्कैन के ऊपर आपको कैल्सिफिकेशन नजर आती है एट्रियल मैक्सोमास के अंदर, और एट्रियल मैक्सोमा आपके लेफ्ट एट्रियम से राइज करता है इसका, और लोकेशन इसकी लेफ्ट एट्रियम होती है, ओरिजिन इसका फोसा ओवैलिस होता है। अब एक 55 ईयर ओल्ड मैन था, उसको रैश डेवलप हुए, काफ़ी महीनों से उसको रैश हो रहा है, उसने ओवर द काउंटर स्टेरॉइड्स को भी यूज़ किया, उसकी जो लेग्स थी उसके ऊपर मल्टीपल वेल डिमार्केटेड रेड कलर के पैप्यूल्स नजर आ रहे हैं, प्लाक्स नजर आ रहे हैं, साथ कुछ टेलेंजेक्टेजियाज भी नजर आ रहे हैं। स्किन की आपने बायोप्सी ली और एक हफ्ते के बाद आपको बायोप्सी पे पोर्ट्रियर्स माइक्रोएब्सिस नजर आ रही हैं, एटिपिकल टी सेल लिम्फोसाइट का इन्फिल्ट्रेट नजर आ रहा है और सेल में आपको सेरेब्रीफॉर्म न्यूक्लियाई नजर आ रही है, ठीक है। सेल्स के सेरेब्रीफॉर्म न्यूक्लियाई हैं, सेरेब्रीफॉर्म न्यूक्लियाई हैं सेल्स के अंदर, और साथ आपको लिम्फोसाइट्स का इन्फिल्ट्रेट नजर आ रहा है जो कि एटिपिकल टी सेल्स टी लिम्फोसाइट्स का इन्फिल्ट्रेट है, और पोर्ट्रियर्स माइक्रोएब्सिस नजर आ रही हैं, और CD30 पॉजिटिव हैं सेल्स, और न्यूप्लास्टिक टी सेल्स भी नजर आ रही हैं। तो ये क्या होगा, कॉज क्या होगी, माइकोसिस फंगोइडीज के अंदर एक आप तो पोर्ट्रियर्स माइक्रोएब्सिस नजर आती हैं, एटिपिकल टी सेल्स नजर आते हैं, लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट होगा, और सेरेब्रीफॉर्म आपको न्यूक्लियाई नजर आएगी, CD30 पॉजिटिव होंगे सेल्स, और स्किन इन्फिल्ट्रेशन में आपको न्यूप्लास्टिक टी सेल लिम्फोसाइट्स भी नजर आते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है, रीनल ट्रांसप्लांटेशन से पहले आपने HLA टाइपिंग करानी होती है। जब भी आपने किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, HLA टाइपिंग करानी होती है। अब एक 12 साल की लड़की थी, बच्ची थी, उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट आपने कराया और ALL के लिए। जब आपने बोन मैरो का ट्रांसप्लांट कराया ALL के लिए, उसके बाद पेशेंट को पल्मनरी कंप्लेंट्स डेवलप होगी और साथ न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स आना स्टार्ट होगी। जब आपने लंग की बायोप्सी कराई तो आपको ग्रेनुलोमेटस वैस्कुलाइटिस मिला, जिसमें आपको एटिपिकल लिम्फोसाइट्स नजर आ रही है, और जब आपने क्लोनैलिटी स्टडीज की तो उसके ऊपर आपको मोनोक्लोनल B सेल्स की पॉपुलेशन नजर आई है जो कि एसोसिएटेड है, मोनोक्लोनल B सेल्स की पॉपुलेशन जो कि एसोसिएटेड थी T सेल्स के साथ। तो जो इन्फेक्शियस एजेंट इन्वॉल्व होगा वो आपका साइटोमेगैलोवायरस होगा। तो पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद साइटोमेगैलोवायरस की इन्फेक्शन उसको डेवलप होगी है। ICAM VCAM मॉलिक्यूल्स आपकी टाइट बाइंडिंग कराती हैं FA रीजन के थ्रू, ठीक है। ICAM VCAM मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइट बाइंडिंग कराते हैं। इन्फ्लामेशन के दौरान ल्यूकोसाइट्स आपके एंडोथेलियम की सरफेस को कंप्लीटली कवर कर लेता है, इस प्रोसेस को हम पेवमेंटेशन कहते हैं। ल्यूकोसाइट जो एंडोथेलियम को कवर करते हैं कंप्लीटली, इस प्रोसेस को हम पेवमेंटेशन कहते हैं। स्टेजिंग जो होती है ना ट्यूमर को, वो एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड के बारे में बताती है। जो ग्रेडिंग होती है ना वो आपको न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन के बारे में और डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में बताती है कि सेल कितने डिफरेंशिएटेड है, या आपको ग्रेडिंग बताती है। लेकिन जो स्टेजिंग होती है वो आपके स्प्रेड के बारे में बताती है, कितना स्प्रेड हो गया कैंसर, कितने लिम्फ नोड्स में चला गया। अब एक पेशेंट है वो स्मोकर है, आपने जब उसकी बायोप्सी कराई एल्वुलाई की तो आपको स्क्वामस मेटाप्लेजिया मिलेगा एल्वुलाई के अंदर, और रॉड्स और साथ सूडान ब्लैक पॉजिटिव जो होता है वो AML एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया सूडान ब्लैक पॉजिटिव होता है, साथ आपको और रॉड्स मिलते हैं। अब एक 10 साल का बच्चा था, उसकी शोल्डर जॉइंट की इंजरी हुई। अब उसकी जो एबडक्शन है वो 30 डिग्री तक नहीं हो रही है शोल्डर जॉइंट की, और बाकी हो रही है, तो सुप्रास्पाइनेटस मसल इन्वॉल्व होगा। क्योंकि जो अगर तो एक पेशेंट अगर श्रग नहीं कर पा रहा है
तो उसमें आपका जो है वो ट्रेपीजियस जाता है, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा कि अगर वो कॉम नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो कॉम नहीं कर पा रहा है अपने, अगर बालों में कंघा नहीं कर पा रहा है तो ट्रेपीजियस इन्वॉल्व होता है। अगर तो स्क्रैच नहीं कर पा रहा है बैक के ऊपर तो लेटिसमस डोर्साई इन्वॉल्व होता है। ओवरहेड एबडक्शन आपका सीरेटस एंटीरियर कराता है, और जो इनिशियल 15 डिग्री से 30 डिग्री की एबडक्शन होती है वो सुप्रास्पाइनेटस कराता है। और जो इनिशियल एबडक्शन के बाद अगर आपसे फर्दर एबडक्शन नहीं हो रही है, मतलब 30 डिग्री के बाद अगर एबडक्शन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है आपका डेल्टॉइड इन्वॉल्व हुआ है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला सीरेटस एंटीरियर की वजह से होती है और इसको लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई करती है। श्रंगिंग ऑफ शोल्डर जो होती है वो ट्रेपीजियस का फंक्शन होता है और इसको एक्सेसरी नर्व सप्लाई करती है। अब एक 39 ईयर ओल्ड वुमन थी, हाइपोथायरॉइड है, प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास आई है, उसके हाथ और पाँव सुन रहते हैं, रात को उसका दर्द बढ़ जाता है, हाथ को वो स्ट्रेच करके रखती है और बार बार हाथ को हिलाती है और उसको किसी गर्म पानी के नीचे लेके जाती है ताकि उसको बेहतर महसूस हो। उसके सिम्टम्स जो है ना वो पहले 3 डिजिट्स को अफेक्ट कर रहे हैं और वो रिसेंट उसको कोई हाथ पे इंजरी भी नहीं हुई है, ना गर्दन पे कोई इंजरी हुई है। फिजिकल एग्जामिनेशन कराई तो उसकी नॉर्मल रेंज है, मोशन बिल्कुल ठीक है, उसकी गर्दन की मूवमेंट भी ठीक है, आर्म की मूवमेंट भी ठीक है, उसके 2+ बायलैटरल बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और ब्रेकियोरेडियलिस के रिफ्लेक्सेस हैं। उसका फैलन टेस्ट पॉजिटिव है और टिनल्स टेस्ट पॉजिटिव है। तो डायग्नोसिस क्या होगी? कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर फैलेंस टेस्ट और टिनल्स टेस्ट पॉजिटिव होते हैं। अब कॉमन मसल प्रोटीन जो कि स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल दोनों के लिए चाहिए होती है वो एक्टिन होती है। एक्टिन एक ऐसी कॉमन मसल प्रोटीन है जो कि स्मूथ मसल्स को भी चाहिए होती है और स्केलेटल मसल्स को भी चाहिए होती है। अब विटामिन डी का ऐसा कौन सा मेटाबोलाइट है जो हम लेबॉर्ट्रीज में कराते हैं विटामिन डी के असेसमेंट के लिए? दैट इज 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। ऑस्टियोसार्कोमा आपकी मेटाफिजिस को अफेक्ट करता है। एमओ से निमोनिक याद रख लें कि जो ऑस्टियोसार्कोमा है वो मेटाफिजिस को अफेक्ट करता है। जो जाइंट सेल एपिफिसिस होती है, जो जाइंट सेल ट्यूमर होता है वो एपिफिसिस को अफेक्ट करता है। एविंग सार्कोमा आपकी डायफिसिस को अफेक्ट करता है, डीई। और जो ऑस्टियोसार्कोमा होता है वो आपकी मेटाफिसिस को अफेक्ट करता है। और जो ऑस्टियोब्लास्टोमा होता है वो आपके वर्टेब्रल बॉडीज को अफेक्ट करता है। भूख नहीं लगती है, एनोरेक्सिया हो जाता है जब आपका लैटरल हाइपोथैलेमस के अंदर लीजन होगा, क्योंकि जो लैटरल न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस का वो फीडिंग सेंटर होता है। जब वो डैमेज हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप खाना छोड़ देते हो और आप लीन हो जाते हो, लैटरल से लीन। और जो मीडियल सेंटर होता है, मीडियल न्यूक्लियस होता है, वो स्टाइटी सेंटर होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। जब वो डैमेज होता है तो आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो और आप मैसिव हो जाते हो, ओबीस हो जाते हो। सेरिब्रल न्यूक्लियाई के अंदर जो सबसे मीडियल न्यूक्लियाई है वो फेस्टिजियल न्यूक्लियस होता है। फेस्टिजियल न्यूक्लियस मोस्ट मीडियल होता है सेरिब्रल न्यूक्लियाई में। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी वर्टेब्रल आर्टरी की ही ब्रांच होती है। इरेक्शन पैरासिम्पैथेटिक होती है। इजैकुलेशन जो होती है ना वो प्रोडेनल नर्व से होती है और सिम्पैथेटिक से होती है। मेन जो होगा ना प्रोडेनल नर्व से इजैकुलेशन होती है और सेकंड पे क्या होगा कि सिम्पैथेटिक से इजैकुलेशन होती है। अब इजैकुलेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होती है इमिशन, एक होती है इजेक्शन, ठीक है। जो इमिशन है वो सिम्पैथेटिक होती है और जो इजेक्शन होती है वो प्रोडेंटल नर्व से होती है, लेकिन जो इरेक्शन है वो पैरासिम्पैथेटिक होती है। अल्जाइमर डिजीज जो कि ट्राइसोमी 21 के साथ एसोसिएटेड होती है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ApoE4 के साथ एसोसिएटेड होती है? ApoE4 आपका क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर होता है।